दोस्तों, क्या हो अगर बीजेपी लोकसभा इलेक्शन हार जाए? क्या हो अगर राहुल गांधी की बात सच निकल जाए? क्या हो अगर अब की बार 400 पार का नारा देने वाले 272 यानी मेजॉरिटी मार्क भी ना ला पाए? अब कई सारे लोग बोलेंगे कि देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी लोकसभा इलेक्शन हार ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए पूर्ण बहुमत से जीतने का दावा करने वाले बीच में ही अटक जाएं तो? आप जरा सोच कर देखिए, मोदी के नाम पर अचानक से ही लोगों का मन भर जाए तो? क्या मोदी के नाम पर चलने वाली बीजेपी पूरी तरह से बिखर जाएगी? आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ ऑपोजिशन की कुछ दूसरी पार्टियों को भी यही लगता है कि इस बार मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या हो अगर बीजेपी को लेकर उनकी ये भविष्यवाणी सच हो जाए तो? देश को फिर कौन से नए लीडर का साथ मिलेगा? क्या इंडिया फिर सुपर पावर बन पाएगा? क्या इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, या मोदी के जाने से देश एक बड़े क्राइसिस में फंस जाएगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी है और वो पूरी तरह से बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता एनडीए की 400 से ज्यादा और अकेले भाजपा की 370 सीटें आने का दावा कर रही हैं। दोस्तों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी के हाथों से सत्ता चली जाती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी का हाल 2014 की हार के बाद कांग्रेस सरकार के जैसा हो जाएगा, बल्कि भाजपा तो भारी वोटों के साथ एक मजबूत विपक्षी दल बनेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उस वक्त पार्टी का चेहरा कौन होगा और किस पर पार्टी भरोसा करेगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो बीजेपी का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी था, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर लीडर की बनाई हुई है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े लीडर सर झुकाते हैं। लेकिन अगर वो सत्ता खोते हैं तो उम्र में ज्यादा होने की वजह से पार्टी को एक नया लीडर चुनना होगा, जो वापस बीजेपी को अनबीटेबल मुकाम तक ले जा सके और उसे इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्रांड बना पाए। हालांकि मार्केट में चल रही गर्मागर्मी को देखकर ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच में से ही कोई एक शख्स ऐसा निकल कर आएगा जिसके नाम से ही पार्टी आगे चलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये भारत की राजनीति है, यहाँ पर पार्टी और चेहरे बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में मोदी जी के बाद बीजेपी का नया चेहरा कौन बनेगा, ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के जाने से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सत्ता पर कांग्रेस की वापसी तो नहीं होगी, लेकिन इंडिया अलायंस जैसा एक बड़ा गठबंधन सामने आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर केंद्र में सरकार बनाएगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन 2 से ज्यादा पार्टीज का होगा तो पीएम बनने के उम्मीदवार भी ज्यादा होंगे और हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा तो होगी, जिसके चक्कर में पहले दिन से ही गठबंधन टूटता सा नजर आएगा। और पीएम ही क्यों, कैबिनेट मंत्रियों की सीट को लेकर भी जो हल्ला केंद्र में दिखाई देगा, वो तमाशा इंडियन पॉलिटिक्स की नींव को हिलाकर रख देगा। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो इस सरकार में शामिल नहीं होंगी, बल्कि बाहर से उनकी पार्टी समर्थन करेगी। खैर, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर सरकार जैसे तैसे बनकर तैयार होती भी है तो छोटे से छोटे बिल को पास करवाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच और अपने अपने फायदे होंगे, जिसके साथ देश को चला पाना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। कोई भी पार्टी किसी दूसरे के ओपिनियन पर अपना एग्रीमेंट नहीं देगी, क्योंकि अगर उसने दे दिया तो दूसरी पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी बिल्कुल अलग अलग सोच रखने वाली पार्टियों ने भी कदम से कदम मिलाकर कई सारे नियम कानून बनाए और इलीगल फंडिंग को भी अपने फायदे के लिए लीगल बनाया। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इतने बड़े अलायंस के हाथ में अगर पावर आई तो इसके कई डिसएडवांटेजेस इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं और इसका पूरा भुगतान भारत की जनता को ही करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती है और इंडिया अलायंस की सरकार बन भी जाती है तो उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को भी या तो अमेंड किया जाएगा या फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही उन पॉलिसीज को हटा दिया जाएगा। जैसे सीएए और एनआरसी का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन पॉलिसीज को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला,
लेकिन दूसरी ओर एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो हमेशा से इन नियमों के खिलाफ रही है। 20 करोड़ की आबादी वाली इस कम्युनिटी की हमेशा से ही इन पॉलिसीज को लेकर शिकायत रही है। ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन भी जाती है तो इतनी बड़ी आबादी का पूरा सपोर्ट अपनी तरफ करने के लिए नई सरकार इस CAA और NRC एक्ट को हटवा भी सकती है। CAA और NRC ही नहीं बल्कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक्ट पर भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसे लाने के लिए बीजेपी कई सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। बीजेपी सरकार सालों से इस कानून को लाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अगर 2024 में सत्ता किसी और के हाथ में चली गई तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये कानून कभी भी लागू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बड़ी पॉलिसीज का मुद्दा भी बीजेपी के जाते ही पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस एक्ट को लेकर पूरी तरह से इसके खिलाफ है। यहाँ तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस कानून को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती है। इसलिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का टारगेट सेट ही इसलिए किया है ताकि वो इन सभी मेजर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। वैसे दोस्तों, बीजेपी के हारने से एक और चीज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो है इंडियन मीडिया की भाषा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट में इंडियन मीडिया 159 नंबर पर आती है, यानी कि सरकार जिसकी रहती है, मीडिया उसी की भाषा बोलती है। अब तक जो मीडिया पूरी तरह मोदी के पक्ष में बोलती नजर आती है, वो बीजेपी सरकार के जाते ही नई सरकार की भाषा बोलने लगेगी। और वैसे भी देश की मीडिया उसी के साथ रहती है जिसके हाथ में सत्ता रहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जाने के बाद लद्दाख और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 1 साल से मणिपुर में 2 समुदाय, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि बीजेपी सरकार ने पुलिस को एनफोर्स कर मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार की ये सारी कोशिशें फेल रही हैं। ऐसे में आने वाली सरकार से लोगों की यही उम्मीदें हैं कि वो मणिपुर में कोई बड़ा स्टैंड ले, ताकि भारत के इस राज्य को वापस एक पीसफुल स्टेट बनाया जा सके। मणिपुर के अलावा जो दूसरा चैलेंज न्यू गवर्नमेंट के सामने होने वाला है, वो है लद्दाख इश्यू। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को केंद्र सरकार ने साल 2019 में हटा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिसके बाद इसमें लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अब इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ ही संविधान की 6ठी अनुसूची को भी लागू किया जाए। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने तो इसे लेकर 21 दिनों की भूख हड़ताल भी करी है और आज भी वहां प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल ही रहे हैं। उनमें गुस्सा इस बात का भी है कि 2019 के मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने लद्दाख के फुल स्टेट होने की बात की थी, तो अब क्यों वो ऐसा करने से पीछे हट रहे हैं? क्यों अब इस पर मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है? इसीलिए जब सरकार बदलेगी तो उससे उम्मीद यही की जाएगी कि वो पावर में आते ही इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्टैंड ले, क्योंकि विपक्ष में बैठकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने लद्दाख को सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर सत्ता इंडिया अलायंस के हाथ में आती है तो वो किस हद तक लद्दाख की मदद करेंगे, ये वाकई में एक देखने वाला मुद्दा होगा। वैसे दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा किसानों की MSP को लेकर भी है, जिसे लेकर फरवरी और मार्च के महीने में किसान हजारों की संख्या में दिल्ली की तरफ आने लगे थे। इनकी मांग थी कि फसलों पर उन्हें MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। इसे लेकर उस वक्त हल्ला भी काफी हुआ था। हैवी पुलिस फोर्स से लेकर टीयर गैस तक इन किसानों पर हर एक चीज इस्तेमाल करी गई, जिसकी वजह से किसान वापस तो चले गए, लेकिन उनकी नाराजगी बीजेपी सरकार से खत्म नहीं हुई।
अब इन हालातों के बीच अगर न्यू अलायंस सरकार बनाती है तो हो सकता है कि किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करें। और ये भी चांसेस हैं कि न्यू गवर्नमेंट खुद किसानों की एमएसपी की मांगों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि किसानों को एमएसपी देने की गारंटी खुद कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में दे रही है। राहुल गांधी खुलकर इस पर बात भी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये उनके खोखले वादे होंगे या सच, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। वैसे एक चुनौती नई सरकार के सामने एम्प्लॉयमेंट की भी होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज के वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर भी नाराज हैं। उनका मानना है कि 10 सालों में बीजेपी कहीं ना कहीं इस परेशानी को सुलझाने में नाकामयाब रही है, और इसका जवाब खुद आंकड़े देते हैं। खुद राहुल गांधी का कहना है कि इन 10 सालों में भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। जहां पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% है, वहीं भारत में ये आंकड़ा 23% का है। आज भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो केवल घर पर बैठा है, और आलम ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स तक के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में आने वाली सरकार से ये एक्सपेक्टेशंस जरूर होंगी कि वो इस परेशानी पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, या इस बार इंडिया अलायंस की नई सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।